हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रोशनी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारे साथ प्रशांत सर हैं जिन्होंने यूपी जुडिशरी क्लियर किया हुआ है और सर से जानेंगे हम सर की जर्नी, सर ने कैसे पढ़ाई की और क्या कुछ उनके पीछे स्ट्रगल रहा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सर, जैसे आपको रिज़ल्ट आपने देखा तो आपको उस टाइम कैसा लगा? पहले तो जब मैंने रिज़ल्ट देखा तब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी सिलेक्शन हो जाएगी। तो मैं मम्मी के पास बैठा हुआ था और अचानक से रिज़ल्ट आ गया। तो फिर मैं वहाँ पे गया जल्दी जल्दी फ़ोन लेके अपना, और हमने रिज़ल्ट देखना स्टार्ट किया। तो पहला पेज हो गया, दूसरा पेज हो गया, मेरा नाम नहीं था। बट थर्ड पेज पे बिल्कुल टॉप पे ही मेरा नाम था, प्रशांत कुमार। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मेरा नाम इसमें है। बट उसके बाद फिर जब हमने 2-3 बार फिर से देखा, मैंने रोल नंबर भी मैच किया अपना, फिर मुझे विश्वास हो गया कि ये मेरा ही नाम है। और बस फिर हम बहुत खुश हुए और सिलेक्शन हो गई थी। तो बस यही यही उस वक्त एक्सपीरियंस था मेरा। और थोड़ा सा अपनी तैयारी के बारे में बता दीजिए कि आपने कैसे प्रिपेयर किया यूपी जुडिशरी के लिए, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। हाँ जी, जब आप मतलब जुडिशरी की यूपी जुडिशरी की अगर आप बात करते हैं तो बाकी स्टेट के मुकाबले यूपी में ये चीज़ है कि वहाँ पे जनरल नॉलेज के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होता है, और बाकी स्टेट में ज़्यादा फोकस लॉ के ऊपर होता है, अगर आप बिहार को एक एक्सेप्शन माने तो। और यूपी में बेसिकली क्या होता है कि आपको एक जनरल नॉलेज का अलग से पेपर आता है पूरा, प्रीलिम्स में और मेंस में भी। तो मेरा तो मतलब हमेशा से जनरल नॉलेज में कोई इंटरेस्ट नहीं था ख़ास, बिल्कुल भी। बट मैंने जितना भी जो पेपर की प्रिपरेशन की है, जीके की है, फिर लॉ की, उसमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का रोल है वो मुझे लगता है वो है एनालिसिस का। क्योंकि आप डायरेक्टली अगर पढ़ने लग जाओगे कोई भी जो भी सब्जेक्ट है उठा के और बिना कुछ एनालाइज किए, तो आप लोग मतलब कि सब कुछ पढ़ने स्टार्ट कर दोगे, वो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप पहले एनालाइज करो कि आपको क्या पढ़ना है। तो मेरी प्रिपरेशन टोटली एनालिसिस बेस्ड थी यूपी के लिए, और मैंने बहुत कम टाइम में यूपी का प्रिपेयर किया है यूपी के टेस्ट के लिए। क्योंकि उस टाइम पे मैं एक और एग्ज़ाम था जम्मू कश्मीर का, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का, मैं उसके लिए भी प्रिपरेशन कर रहा था। तो टाइम की बहुत कमी थी उस टाइम पे। और थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आप कॉलेज टाइम पे कैसे स्टूडेंट थे, एवरेज थे या इंटेलिजेंट थे, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जब मैं अपने कॉलेज में था या फिर उससे पहले भी जब मैं अपने स्कूल में पढ़ता था, तो मैं एक बहुत अंडर एवरेज स्टूडेंट था। मतलब इसको पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ सकता नहीं था, बट मेरे को इंटरेस्ट नहीं आता था पढ़ने में, और मैं पढ़ता बहुत कम था। तो उस वजह से मेरे मतलब कि हमेशा मेरी शिकायत लगती रहती थी स्कूल से। तो ये सब तो एक मेरी जर्नी का पार्ट था उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत ही अंडर एवरेज स्टूडेंट था। उसके बाद कॉलेज में भी मेरे कोई बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए, बट कॉलेज में मैंने बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया था। तो मैं हमेशा से एक अंडर एवरेज ही स्टूडेंट था, बिल्कुल। और आप जम्मू कश्मीर से हैं, तो यूपी ही क्यों सिलेक्ट किया? कोई और स्टेट क्यों नहीं, अपना होम स्टेट क्यों नहीं? देखिए, अगर ऑनेस्टली बताऊं तो राजस्थान मैंने इससे पहले एक एग्ज़ाम दिया था। राजस्थान और हरियाणा दोनों की नोटिफिकेशन बिल्कुल साथ साथ आई थी 2022 में, और उस वक्त राजस्थान का भी मैंने फॉर्म भरा था और हरियाणा का भी मैंने भरा था। तो राजस्थान के एग्ज़ाम में मैंने क्या बोलते हैं उसको, प्रीलिम्स दिया था, मेंस भी मेरा क्लियर हो गया था, और इंटरव्यू में और 179.5 कट ऑफ गई थी, यानी कि 1.5 मार्क्स से मेरा नहीं हुआ था। हरियाणा में मैंने मेंस दिया था। तो मैं बताना ये चाहता हूँ एक्चुअली कि इट डज़न्ट मैटर कि आप कौन से स्टेट में एग्ज़ाम दे रहे हो, क्योंकि आप जिस भी स्टेट में पहले सिलेक्ट हो जाओ, आप उस स्टेट के प्रति लॉयल हो कि नहीं, ये मैटर करता है। सो इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू विच योर लॉयल्टी लाइज। सो आई थिंक कि माई लॉयल्टी लाइज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड टू विच एवर स्टेट आई विल बी सिलेक्टेड और आई एम सिलेक्टेड फर्स्ट, आई विल बी doing good in that state. So that is what I have to say about it. और फिर अब जम्मू कश्मीर से यूपी में कैसे आप वहाँ पे मैनेज करेंगे? मतलब कि वहाँ पे आपका मन लग जाएगा? एक होता है कि मतलब प्रॉपर अपोजिट है वहाँ पे सब कुछ। देखिए, मैं पहले से ही, मेरे पापा आर्मी में हैं, तो हम हमेशा से बाहर ही रहते हैं। मध्य प्रदेश में हम काफ़ी साल रहे हैं, राजस्थान में हमने काफ़ी टाइम निकाला है, और JNK में भी हमने बहुत कम टाइम निकाला है। तो इट डज़न्ट एक्चुअली मैटर फॉर मी कि मैं किस स्टेट में हूँ।
और क्योंकि मैं भी जम्मू से आता हूँ, जम्मू में भी वेदर कंडीशन इतनी अपोजिट नहीं है उत्तर प्रदेश से, सो वहाँ पे भी मतलब वेदर तो मैनेजेबल है। और एक और बात कि यार मेन बात है जज बनना, और जज बनना एक इतनी बड़ी बात है, उसके लिए क्या बोलते हैं उसको, उस जज बनने के लिए अगर हमें इतना सा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा तो दैट डजंट एक्चुअली आई थिंक मैटर, बिकॉज डिस्टेंस इज़ जस्ट अ थिंग दीज डेज, है ना। आज तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप 1 मिनट में एक सेकंड में नहीं, मतलब 1 घंटे में इधर से उधर ट्रैवल कर सकते हो, सो इट डजंट मैटर एक्चुअली। और आपकी सक्सेस के पीछे किसका हाथ रहा? आप किसको ज़्यादा श्रेय देना चाहेंगे कि हाँ मेरी सक्सेस के पीछे किसी का रहा कुछ हाथ, सपोर्ट? देखिए बात ये है कि हार्डवर्क इज़ समथिंग विच इज़ इंडिस्पेंसिबल एंड उसको आप छोड़ नहीं सकते, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर मैनी फैक्टर्स इन योर लाइफ विच विल सपोर्ट यू एंड विच सपोर्ट्स यू, सो विच सपोर्ट यू। ओके, तो सबसे पहले तो मेरी फैमिली की बहुत बड़ी एक जो सपोर्ट होती है वो है मुझे। मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया है, चाहे आप किसी भी फाइनेंशियली देख लीजिए, इमोशनली, हर तरीके से मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। मेरे ब्रदर ने भी एक्चुअली मुझे बहुत सपोर्ट किया है मेरी प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि वो हमेशा सारे काम करता था और मुझे वो पढ़ने का अपॉर्चुनिटी, टाइम सब मिलता था मुझे, तो इसीलिए मुझे लगता है कि मेरी फैमिली का तो सबसे बड़ा रोल है इसमें। और दूसरा रोल है द टीचर्स यू गेट इन योर प्रिपरेशन, बिकॉज अगर आपके पास कोई लाइट नहीं है और आप एक रोड पे चल रहे हो तो आपको नहीं पता आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, सो यू नीड अ डायरेक्शन। सो वो डायरेक्शन मुझे जो डायरेक्शन मिली वो मुझे मिली राहुल सर से। राहुल IAS के प्रोप्राइटर हैं जो, उन्होंने मुझे पढ़ाया, और मैंने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी उनकी 2021 में, और मैंने उनसे पढ़ा और उनके कॉन्सेप्ट्स मैंने समझे, और उसके बाद जितने भी जो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती थी पहले, वो सारी चीज़ें मुझे समझ में आने लग गई। जितने भी जो डॉट्स थे जो कभी ज्वाइन नहीं हुए थे पहले, और जिनको समझने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, बट फिर भी कुछ क्लियर नहीं हो पाता था, बट जब मैंने राहुल सर की कोचिंग ज्वाइन की और पहला ही लेक्चर मैंने जब एविडेंस एक्ट का लगाया था तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ और मुझे बहुत कुछ समझ में आया, मुझे ऐसा लगा। और फिर उसके बाद तो धीरे धीरे इंटरेस्ट है वो मल्टीप्लाई होता गया और बहुत मज़ा आने लगा। और लास्ट थिंग, इंटरव्यू में क्या कुछ आपसे पूछा गया? और कॉन्फिडेंस वगैरह, मैंने सुना है कि वहाँ पे कॉन्फिडेंस बहुत चेक करते हैं, कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, कि आप एक बार को होता है ना कि थोड़ा आप क्वेश्चंस कम बताओ चलेगा, बट गुमराह करने की ज़रूरत नहीं होती इंटरव्यूअर को, तो सर उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए बात ये है कि लोग मतलब कि पीपल से कि पर्सनैलिटी एक्चुअली मैटर्स एंड द नॉलेज डजंट मैटर इन द इंटरव्यू, बट आई थिंक नॉलेज इज़ द पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। एंड अगर आपकी पर्सनैलिटी में नॉलेज नहीं है तो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी यू आर हैविंग। सो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप मेंस क्लियर करके आए हैं, सो नॉलेज इज़ समथिंग विच यू हैव एंड यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो आपको उस नॉलेज को अपने पास रखना है। आपको इंटरव्यू में इतनी नॉलेज नहीं चेक करेंगे वो लोग। मेरे से भी 10 क्वेश्चन लगभग पूछे थे उन लोगों ने, और उसमें से मुझे लगता है कि मेरे 2-3 क्वेश्चन में गड़बड़ भी हुई थी, ऐसी बात नहीं है, बट मतलब कि एक्चुअली नॉलेज डजंट मैटर। और उनमें से एक बोर्ड मेंबर थे, जो 4 बोर्ड मेंबर मेरे बोर्ड में थे, उनमें से एक बोर्ड मेंबर थे, उन्होंने मुझे ये बात बोली भी थी कि प्रशांत एक्चुअली हियर नॉलेज डजंट मैटर, इट इज़ द पर्सनैलिटी वी आर लुकिंग फॉर। सो उन्होंने मुझे एग्जैक्टली ये बात बोली थी उस टाइम पर, और मुझे ये बात याद है। तो ये बात मुझे पहले से भी पता थी ऑफ कोर्स, बट ये है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है। कॉन्फिडेंस तो देखो आप में आ ही जाएगा जब आपके पास नॉलेज होगी। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है ना, पढ़ के गए ही नहीं हो बिल्कुल भी, तो ऑटोमेटिकली आप इनकॉन्फिडेंट हो जाओगे और इनसिक्योर हो जाओगे कि वो क्या ही पूछ लेंगे आपसे, और वो कुछ भी पूछेंगे तो फिर आप इनसिक्योर हो जाओगे। आप उसका, अगर आपको आता होगा उस क्वेश्चन का आंसर, तो आप उसको बिल्कुल हड़बड़ी में देने की कोशिश करोगे क्योंकि यही क्वेश्चन मुझे आता है, आपको लगेगा। और नहीं आता होगा तो आप होप लूज़ कर दोगे कि भाई ये भी नहीं आता, अब आगे की भी नहीं आएंगे मुझे कोई क्वेश्चन, तो आप पूरी होप लूज़ कर जाओगे। सो आई वॉन्ट टू से कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसके लिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज है, फिर कॉन्फिडेंस है, और धीरे धीरे मतलब कि आपकी जो पर्सनैलिटी है ना उस दौरान वो अच्छी हो जाएगी और आप इंटरव्यूअर को पसंद आओगे। बिल्कुल। और बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, कि आप जितने भी जुडिशियल एस्पायरेंट हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, और पॉजिटिविटी वगैरह के बारे में भी कुछ बताइए। जी बिल्कुल। देखिए मैंने जैसे पहले आपको बताया कि ये जो प्रिपरेशन है उसका सबसे इसका जो थ्रस्ट है ना, वो इस चीज़ पे है कि आप कितना अच्छा एनालाइज करते हो।
ये मैटर नहीं करता कि आप कितने घंटे एक दिन में पढ़ने बैठे हो, ठीक है। ये मैटर करता है कि आप एनालाइज कितना अच्छा करते हो अपने सिलेबस को, और आप इतने अपने सिलेबस से कितना ज़्यादा फैमिलियर हो, ये एक्चुअली मैटर करता है। और एक और बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, स्मार्ट वर्क एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन स्मार्ट वर्क कभी हार्ड वर्क के बिना नहीं हो सकता, ठीक है। यू नीड अ बेस एंड दैट इज़ हार्ड वर्क, और उसके ऊपर वट एवर द स्मार्ट वर्क इज़ दैट, उसके ऊपर वो बिल्ट होता है, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क इज़ समथिंग विच इज़ इन द फर्दरेंस ऑफ हार्ड वर्क। यू कैन नॉट वर्क स्मार्ट अनलेस यू वर्क हार्ड। सो दैट इज़ समथिंग कि आपको स्मार्ट वर्क करना है बट हार्ड वर्क को छोड़ना नहीं है। सो यू नीड टू डू स्मार्ट हार्ड वर्क, ठीक है। और एक और चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप प्रीलिम्स की जैसे तैयारी करते हो, तो प्रीलिम्स में सबसे पहले तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है इंडेक्स, किसी भी बेयर एक्ट का इंडेक्स, इट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद प्रैक्टिस, यू नीड टू प्रैक्टिस अलॉट। तो बहुत सारे MCQs आप लोग करिए सॉल्व, टेस्ट सीरीज़ लगाइए, ठीक है, जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप लोग हैं, या फिर जो भी बुक्स हैं, जैसे कि बुक्स आती है, सिंगल की बुक आती है, इस तरह की बुक्स आती है, उनमें से आप प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे जब जनरल नॉलेज का पेपर हुआ था, वो पेपर 150 नंबर का होता है जनरल नॉलेज का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, और लॉ के पेपर में एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो वो 300 नंबर का होता है, तो टोटल 450 नंबर का प्रीलिम्स होता है। तो मैं एक बात बहुत बताना चाहता हूँ कि मेरे को जनरल नॉलेज में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, और मैंने कभी पढ़ा भी नहीं इतना सीरियस होकर जनरल नॉलेज का। तो 150 में से मेरे 25 नंबर आए जनरल नॉलेज में, प्रीलिम्स यूपी में। और लॉ मेरा अच्छा था क्योंकि मुझे राहुल सर ने पढ़ाया बहुत अच्छा है, और फिर हमने मेहनत भी की है। तो उसके बाद क्या है कि मैंने जब लॉ वाला पेपर अटैम्प्ट किया, तो मैं बिल्कुल होप खो चुका था, प्रीलिम्स दे के आया मैं पहला पेपर कि मेरा नहीं हो सकता, मैं जा रहा हूँ घर, मेरा होगा ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि यार मैं लॉ का पेपर दे ही देता हूँ, मैं आ गया हूँ तो, है ना, लेकिन मैं दूंगा ऐसा कि मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं, मैं सब कुछ करके आऊँगा। तो टोटल 150 क्वेश्चन थे उसमें, मैंने 148 अटैम्प्ट किए, जिसमें से मेरे 140 सही हो गए। अरे वाह। तो मेरे 280 वैसे ही हो गए और मैं कट ऑफ क्रॉस कर गया। तो ऐसा होता है कि ये नहीं ज़रूरी कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो तभी आप जाके पेपर दोगे, इट इज़ नॉट नेसेसरी। ये नेसेसरी ज़रूर है कि आपको मैक्सिमम सिलेबस आता हो ताकि आप पेपर दें बैठ के एक बार। मेरे साथ ऐसा ही हुआ है कि मेरे को जनरल नॉलेज कम आती थी, बट फिर भी मैंने प्रीलिम्स का पेपर दिया और मैं लॉ के दम पे पास हो गया प्रीलिम्स में। तो ये एक चीज़ है प्रीलिम्स के लिए बताना चाहता हूँ। और मेंस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। एक प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझे ये बात कही थी कि योर आंसर शीट मस्ट स्पीक टू द एग्जामिनर। सो ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप आंसर लिख रहे हो तो ऐसा लिखो कि एग्जामिनर से आपकी आंसर शीट बात करे, ठीक है। अपने आंसर्स को एक्सप्रेस बनाओ, ठीक है, हेडिंग्स बनाओ, अंडरलाइन करो, केस लॉज लिखते हो तो उनको भी अंडरलाइन करो। बहुत ज़्यादा उनको कॉन्सेप्ट बताने की ज़रूरत नहीं है, जितना पूछा है उतना ही बताओ, बट बताओ ऐसा कि उनको दिखे कि आपने बताया है, एक्सप्रेसली बताओ बिल्कुल। तो दिस इज़ समथिंग आई वांटेड टू शेयर। और इंटरव्यू में सबसे बड़ी बात ये है कि इंटरव्यू में आपको कॉन्फिडेंट रहना है। एक बात, आपके आसपास जो भी हो रहा है, करंट अफेयर्स जो भी चल रही है, ज़रूरी नहीं कि आप किसी मैगजीन से जाके करंट अफेयर पढ़ो, इट इज़ नॉट नेसेसरी। अगर आप करंट अफेयर्स को वैसे ही जानते हो, कहीं न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, न्यूज़ सुन रहे हो, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। कोई एग्जामिनर प्रतियोगिता दर्पण नहीं पढ़ के बैठा है वहाँ पर, ये भी आपको समझना चाहिए। तो एग्जामिनर एक्चुअली जो उसके अराउंड हो रहा है वही आपसे पूछेगा, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट आपके आसपास हो रहा है। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव टू से फॉर द इंटरव्यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा, और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप आगे अच्छा करेंगे उम्मीद करती हूँ। उन्हीं स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते बट वो मेहनत करके आगे सफल होना चाहते हैं या जज बनना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपका जो स्कूलिंग है या फिर आपका कॉलेज है उसमें आपने कभी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, आप आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट नहीं थे, तो दैट इज़ नॉट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर एनी एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग जुडिशरी। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ ज़रूरी होती है वो ये होती है कि आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हो, ठीक है। अगर आप प्रेजेंट में मेहनत कर रहे हो, प्रेजेंट में आप डेडिकेटेड हो, पूरी तरह से डिवोटेड हो अपनी स्टडीज़ की तरफ, तो मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ें मैटर करती हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि स्कूल में मैंने भी बहुत अंडर परफॉर्म किया है, कॉलेजेस में भी मैंने बहुत अंडर परफॉर्म किया है अपनी लाइफ के अंदर, बट
और मैं कभी कभी ऐसा सोचता था, मुझे ऐसा महसूस होता था कि यार हम कभी भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग वो स्टूडेंट हैं जो कभी भी क्लास में पास नहीं होते ढंग से, वो कैसे कोई एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो हम उतना सोचते ही नहीं थे। तो जो हमारे ड्रीम्स थे ना एक तरह से, वो भी बिल्कुल लिमिटेड थे कि हम नहीं कर सकते ये सब कुछ। हमारी जो एक लाइन है, जो हमारा एक आइस वॉल है, उसके बाहर की चीज़ है ये, हम कभी नहीं कर पाएंगे ये सब कुछ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ज़िंदगी में कभी भी फेल भी हो जाते हो किसी सब्जेक्ट में, आपको कोई जुडिशरी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, कुछ भी ऐसा आपके साथ हो जाता है, तो डोंट लूज़ होप। कभी भी आपको होप लूज़ नहीं करनी है। आपको ये मान के चलना है, बेशक आप मीडियोकर थे अपनी लाइफ में, बट आप मेहनत से अपने लेवल को रेज़ कर सकते हो, उसको हाई कर सकते हो, पढ़ सकते हो अच्छे से। और हर कोई बंदा, हर इंसान इंटेलिजेंट है अपने दिमाग के अंदर, बट उस इंटेलिजेंस को आपको और शार्प करना है, ताकि आप मतलब कि अपना एग्ज़ामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करो और एक लार्जली एक अच्छे इंसान भी बन जाओ। आपकी लाइफ में अच्छी वर्च्यूज़ आएँ और अच्छी लाइफ आपको मिले, इसीलिए क्योंकि आपको एक अच्छा इंसान भी बनना है लास्ट में। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव टू से अबाउट इट। थैंक यू।